Hello students, I am your SST teacher Atul Gunjan. Once again going to teach you a new topic in this video for class 9th. The chapter is same, chapter 1, the story of village Palampur. So here you can see a new topic that is farming in Palampur. ये आपका नया टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। तो आइए हम लोग समझें पालमपुर में खेती के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा गया है लैंड इज फिक्स्ड। एक बार और याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले भी हम आपको बताए हैं पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। तो पालमपुर के माध्यम से हम अपने देश की खेती को समझने का प्रयास करेंगे। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है ये सब हम जानने का प्रयास पालमपुर के चैप्टर से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पालमपुर में खेती किस प्रकार है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, लैंड इज फिक्स्ड, यानी पालमपुर का जो जमीन है वह फिक्स्ड है। अब सवाल उठता है कि यदि लैंड फिक्स्ड है तो हम कैसे उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। लैंड को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने लैंड को बढ़ा सकें, या पालमपुर में क्या लोगों ने कोई उपाय निकाला जिससे कि उनका लैंड का जो साइज था वो इंक्रीज किया, जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया। तो पालमपुर के किसानों ने एक मेथड अपनाया। सबसे पहले पालमपुर में पहले बिजली नहीं थी, तो लोग पर्शियन व्हील से सिंचाई करते थे, परंतु सरकार की मदद से वहाँ बिजली आई। और जैसे ही बिजली आई तो सबसे पहले सरकार के तरफ से ट्यूबवेल दिया गया, ताकि वहाँ के किसानों को समझाया जा सके ट्यूबवेल की मदद से हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। तो पहले सरकार की मदद से ये समझाया गया। जब पालमपुर के किसानों को ये समझ में आ गया कि ट्यूबवेल बहुत अच्छा चीज़ है जिससे हम अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, तो पालमपुर के लोगों ने अपना खुद का ट्यूबवेल सेटअप कर लिया और इरिगेट करने लगे। तो इरिगेशन का जो प्रॉब्लम था पालमपुर में दूर हुआ। पहले पर्शियन व्हील से सिंचाई होती थी, अब पालमपुर में ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी, और वो सब केवल इलेक्ट्रिसिटी के कारण संभव हुआ। तो जो लैंड फिक्स था उसको भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के विलेजर्स, वहाँ के फार्मर्स ने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, इरिगेशन की मदद से, समझिएगा, इरिगेशन की मदद से वहाँ के वेस्ट लैंड, वहाँ के अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में बदल दिया गया, बार बार इरिगेशन करके। जो फर्टिलिटी था उसको लाया गया, जो फर्टिलिटी जिन खेतों की चली गई थी वहाँ की फर्टिलिटी पुनः वापस आने लगी, और ये सब केवल इरिगेशन की मदद से ही हुआ। तो इरिगेशन हमारे लैंड को, जो फिक्स्ड लैंड है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो पालमपुर में भी यही काम किया गया। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन they could increase the size of their land, means the farmers of Palampur could expand the size of their land, वो बढ़ा सकें। तो इस तरह से लैंड जो फिक्स्ड होते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब आइए हम सेकेंड टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मेथड्स टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी हमको यहाँ जानना है, मेथड्स के बारे में जानना है
कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने उसी लैंड से, जो सेम लैंड है, उससे हम अधिक से अधिक ग्रो कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि लैंड जो अनकल्टिवेटेड थे उसको तो हम कल्टिवेटेड बना लिए। अब पालमपुर के किसानों के पास लैंड ही नहीं है कि जिसको वो बढ़ा सके, वेस्ट लैंड भी नहीं है, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो अब दूसरा उपाय लगा रहे हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि वो अधिक से अधिक ग्रो कर सके अपने सेम लैंड में, उसी जमीन में। तो देखिए, हम 3 मेथड की चर्चा किए हैं। पहला मेथड है मल्टीपल फार्मिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग भी इसे कहते हैं, मल्टीपल फार्मिंग भी कह सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। यानी इस खेती को समझना होगा, ये किस प्रकार की खेती है। तो इसके बारे में लिखा है किताब में, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर in the same piece of land is called multiple farming और multiple cropping। यानी उसी जमीन में एक साल के अंदर यदि आप एक से अधिक फसल ग्रो करते हैं तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यानी आप एक से अधिक फसल लगाइए। आप यदि चावल की खेती किए खरीफ सीजन में, तो गेहूं का भी खेती आप कर सकते हैं रबी सीजन में। यानी एक ही साल के अंदर चल रहा है, खरीफ सीजन की खेती, रबी सीजन की खेती एक ही साल चल रहा है। एक जायद की खेती आती है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा, जायद की खेती, वो भी आप कर सकते हैं एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर उसी जमीन पर बारी बारी से, 1 by 1 यदि आप फसल ग्रो करते हैं, दिस इज मल्टीपल फार्मिंग। और इससे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहले जहां किसान केवल एक फसल उगा पाता था, मान लीजिए चावल, बरसात के दिन में, लेकिन अब वह इरिगेशन फैसिलिटी की मदद से और इस मेथड की मदद से वह अनेक फसल ग्रो कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं उसका इनकम भी बढ़ेगा, उन किसानों का इनकम बढ़ेगा। तो इस तरह से मल्टीपल फार्मिंग एक अच्छा मेथड है अधिक से अधिक फसल को ग्रो करने का इन द सेम पीस ऑफ लैंड। इज इट क्लियर? अब आइए दूसरा, मिक्स्ड फार्मिंग। एक दूसरा तरीका है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या हुआ? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से अधिक फसल उगाना है इन द सेम पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड वही रहेगा, बट एट द सेम टाइम, एक ही समय में, समय अलग नहीं होगा, एक ही समय में आप उगाएंगे। जैसे रबी की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और उसी में हम चना लगा देते हैं, तो गेहूं भी हो रहा है साथ में चना भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं किसानों को डबल फायदा हो रहा है, डबल प्रोडक्शन हो रहा है। ये किस मेथड के चलते हो रहा है? मिक्स्ड फार्मिंग के कारण हो रहा है। तो मिक्स्ड फार्मिंग की मदद से आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यही काम पालमपुर या भारत के किसी गांव के किसान कर सकते हैं। यानी मिक्स्ड फार्मिंग भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब आता है मॉडर्न फार्मिंग। आगे देखिए, थर्ड मेथड में हमने समझाया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया तो हमारे देश में कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जहां के किसानों ने इस तरीकों को अपनाया, और वो क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी आप कह सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड वाज फर्स्टली एडॉप्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और यही वो तरीका था which helped to increase the production of mainly two crops, wheat and rice। गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मॉडर्न फार्मिंग मेथड का बहुत बड़ा योगदान है। यही मेथड, इसी मेथड के कारण हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया। तो सबसे पहले समझिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है क्या। इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फार्मर्स
यूज HYV सीड्स। समझिएगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में किसान इस्तेमाल करते हैं HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जिसमें उपज करने की क्षमता अधिक होती है। इस बीज का इस्तेमाल होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में इरिगेशन की अधिक से अधिक जरूरत पड़ती है। HYV सीड को मोर इरिगेशन चाहिए, इसके लिए किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इस्तेमाल होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इन सभी इनपुट्स की सहायता से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को किया जाता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप अधिक से अधिक फसल ग्रो कर सकते हैं सेम लैंड पर। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक के पास, जिसको लिखा गया है विल द लैंड सस्टेन। यानी ये जो थर्ड टॉपिक था, इसके बाद ये फोर्थ टॉपिक के बारे में बताया गया है कि क्या हम अपने लैंड को सस्टेन कर पाएंगे, सस्टेन बचा कर रखेंगे। अस्थायी रूप से बचाने की बात कही गई है। क्या आप अपने लैंड को सस्टेन कर पाएंगे, वही जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी, सस्टेन शब्द से ही सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कहा जा रहा है, कि क्या आप अपने लैंड को बचा पाएंगे जिससे कि अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। क्योंकि हम स्टार्ट कर दिए हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और उसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। आपको बता दिए कि हम यहाँ क्या करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। किसान क्या करते हैं, जमीन के अंदर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जा रहा है मोर एंड मोर इरिगेशन फैसिलिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ HYV सीड इस्तेमाल होता है और उस बीज को अधिक से अधिक पानी चाहिए और वो पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर भगवान ने हमको दिया है पीने के लिए, फ्रेश वाटर है, उसको हम पी सकते हैं, लेकिन हम खेतों में उसकी सिंचाई कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ, अधिक से अधिक जब पानी निकाला गया तो वाटर टेबल जो है, वाटर लेवल जो है वह नीचे जाने लगा, डिस्टर्ब हुआ। यानी हम कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर क्राइसिस की समस्या को अब झेल रहे हैं। किसके कारण, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण। इसमें आपको हम बता दिए कि इस खेती में किसानों ने इस्तेमाल किया केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जैसी दवाएं इस्तेमाल की गई जो काफ़ी जहरीली होती हैं और ये हमारे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर रही है, उसे जहरीला बना रही है। तो आने वाले समय में हमें शक है, संदेह है कि हमारी मिट्टी आगे चलकर उपज कर पाएगी, इस बात पर हमें संदेह है। तो इसलिए कहा गया है कि क्या हम अपने लैंड को सस्टेन कर पाएंगे, बचा पाएंगे, जिससे कि अगली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कुछ सुधार करने होंगे, जिससे कि हम अपने लैंड को सस्टेन होने से बचा सकें। क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम सामने आया, दो प्रॉब्लम, जैसे हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड करते हैं तो यहाँ दो प्रॉब्लम का जिक्र किया गया। एक प्रॉब्लम आपका क्या दिखाई दिया, वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। ये दो प्रॉब्लम सामने आए, इसी को हमें ध्यान देना है। यदि हम वाटर क्राइसिस की समस्या को बचा लें, यदि हम लॉस ऑफ फर्टिलिटी को बचा लें, तो हम लैंड को सस्टेन होने से बचा पाएंगे। तो हमें लैंड पर ध्यान देना है और इसके लिए हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कुछ सुधार करने। हमें इरिगेशन के लिए कैनाल
की सहायता लेना है। हमें कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने होंगे। हम कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नए नए तरीके निकालेंगे जिससे कि हम अंडरग्राउंड वाटर को बचा सकें। लॉस ऑफ फर्टिलिटी को बचाने के लिए हम मैन्यूर के पास जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर के जगह पर कोशिश करेंगे हम मैन्यूर का इस्तेमाल करें और उससे खेती करें। जब हम नेचुरल खेती करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा लैंड जो है बचेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशानी हो रही है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके पास फर्टाइल लैंड नहीं होने के कारण उसे भूखे रहना पड़ सकता है। तो हमें कोशिश करना होगा कि जहां हम फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग के बदौलत हम लैंड को बचा लें, फार्मिंग भी करें और लैंड को भी सेव कर लें, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी लैंड का इस्तेमाल कर पाए, फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल कर पाए और वह अपने क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। तो आपको ये सारा चीज़ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम काफ़ी मेहनत करके ये सारा पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किए हैं और आप भी खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, घर पर एक एक लाइन पढ़िए। अब एक एक लाइन पढ़ाने का यहाँ मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे किताब का एक एक लाइन पढ़िए जिससे कि आपको चैप्टर और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो मेरा वीडियो आज तक के लिए इतना ही रहा। इसके आगे की पढ़ाई मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।